हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड में उसे किसी वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होता है। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा बताए थे। अब आज क्या पढ़ना है हमें कि उसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम उसके पाथ की बात करते हैं, पाथ कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल को ले लिए, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और उसका एंगल, तो एंगल क्या होता है, तो चार्ज जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी, हम एंगल की जब बात कर रहे हैं तो उसका जो वेलोसिटी होगा, जो भी चार्ज पार्टिकल हम दे रहे हैं, जिस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी का एंगल उसके मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल देखना है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और हेलिकल पाथ भी होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। बाद बाकी जितना भी वैल्यू है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल का अमाउंट, वेलोसिटी, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं कि जो जैसे ही थीटा को चेंज करते हैं वैसे ही पाथ का जो डायरेक्शन होता है, पाथ जो होता है वह क्या होता है, चेंज कर जाता है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले केस लेते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है, अगर थीटा को 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री कंसीडर करते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया कि यह पैरेलल हो गया, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वह पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, तो चार्ज पार्टिकल का भी डायरेक्शन हम वही ले रहे हैं, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। या फिर चार्ज पार्टिकल, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है की तरफ है और चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, ये आपस में एंटी पैरेलल 180 डिग्री बना रहा है। तो इस दोनों केस में जो फोर्स का अमाउंट होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू चार्ज यानी कि क्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ चार्ज वी बी। बी क्या है, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है, बी और साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यह क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यह क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का। अब इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पुट कर रहे हैं फर्स्ट केस में। तो क्या होता है कि साइन 0 डिग्री या फिर साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो जैसे ही इस 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब सोच करके देखो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हो या फिर अगर रेस्ट में है तो वह तब तक अपने स्टेट में रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो अब यहाँ पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, ऐसा कब पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ में। तो जब इस पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है उस चार्ज पार्टिकल पे, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ जो होगा वो डेविएट नहीं करेगा। पाथ जब डेविएट नहीं करेगा तो फिर चार्ज पार्टिकल का जो पाथ का जो डायरेक्शन होगा, जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट फेंक रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन यही हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो भी चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में होगा, दैट इज चार्ज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में उसके पैरेलल फेंकते हैं या फिर उसके एंटी पैरेलल फेंकते हैं तो इस दोनों केस में चार्ज पार्टिकल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब हम सेकेंड केस का बात करते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री कहने का मतलब कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि मान लिया जाए कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, अगर चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हम बात करें इस तरफ, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। या फिर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है इनटू द प्लेन और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये भी आपस में क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। तो ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल जो होता है वो किस पाथ को फॉलो करता है वही देखना है। तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन 90। अगर यहाँ पे हम थीटा की जगह पे 90 पुट कर दिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो फाइनली फोर्स क्या आया, क्यू वी बी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वह किस डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन तो भी क्रॉस बी करते हैं।
अगर किसी एक तरफ अगर मान लिया जाए कि यह मेरा पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है ऐसे 90 डिग्री पे, तो यह क्या होगा, ऐसे बेंड करेगा। जैसे ही ये ऐसे बेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इसका जो डायरेक्शन होगा फाइनली मैग्नेटिक फोर्स का, वो 90 डिग्री होगा। किसके 90 डिग्री होगा, तो दोनों के, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है पहले से वो, और जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसके 90 डिग्री पे। अब जब भी किसी चार्ज मूविंग पार्टिकल का फोर्स 90 डिग्री पे होता है, जब किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कंटिन्यूअसली 90 डिग्री का फोर्स लगता है, तो वह पार्टिकल अपना पाथ जो होता है वह सर्कुलर कर लेता है। यह क्या होता है कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगता है। जैसे कि मान लो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता होगा, ये यहाँ पे एक सेंटर हम मान लिए, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था। अब इस पे क्या हुआ, अंदर की तरफ फोर्स लगा। अब ये जैसे ही फोर्स लगा तो ये तो आगे जाएगा नहीं, मतलब भी ऊपर की तरफ लग रहा था और फोर्स इधर लग गया 90 डिग्री पे, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। तो यह क्या होगा, जैसे ही बेंड करेगा तो फिर ऐसे आ गया। अब कहोगे सर अब तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, फिर इसके 90 डिग्री पे यहाँ पे फोर्स लगता है। अब ये फिर बेचारा सीधा नहीं जा पाता है, फिर चार्ज पार्टिकल क्या करता है, बेंड करता है। इस तरह से कंटिन्यूअसली 90 डिग्री पे फोर्स लगने के बाद किसी मूविंग पार्टिकल पे क्या होता है, वह पार्टिकल अपना पाथ को सर्कुलर कर लेता है। तो हम ये समझेंगे कि जब भी फोर्स किसी मूविंग पार्टिकल पे 90 डिग्री पे होता है, तो उसका पाथ हमेशा क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो यहाँ भी वही केस आया, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे QVB, या मैक्सिमम फोर्स है, तो QVB फोर्स जो लगा यह 90 डिग्री पे लगा। जब 90 डिग्री पे लगा तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, हर एक पॉइंट पे। हेंस पाथ इज अ सर्कुलर इफ r बी द रेडियस ऑफ द सर्किल देन। अब देखो यहाँ पे, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका क्या होगा, कुछ रेडियस होगा कि किस रेडियस पे वो, किस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो हमेशा उसे सेंटर की तरफ खींचते रहता है। जैसे इस केस में क्या होगा, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, कि हमेशा क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। और इस सेंटर की तरफ जब फोर्स लगता है तो यह सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अब जब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो इसको बराबर करते रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो जो इस चार्ज पार्टिकल का जो इस मूविंग पार्टिकल का मास होगा वो मास उसके वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जिस रेडियस पे वो मूव कर रहा होगा डिवाइडेड बाई r। तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, fm, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r, यह इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के BQ-V के। हमें रेडियस नहीं पता है, हम रेडियस को माने हैं, तो रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे कि जब कोई m मास का ऑब्जेक्ट जिसका चार्ज q है और b मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, तो वह किस रेडियस वाले सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो r का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, mv/bq, मतलब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b मैग्नेटिक फील्ड, और q क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का अमाउंट। अब देखो इसमें क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो क्या कहलाता है, मोमेंटम भी कहलाता है। तो हम r इक्वल टू mv/bq की जगह पे p/bq भी लिख सकते हैं। और मोमेंटम जो होता है वो √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यह क्या हो गया, √2 काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाई b इंटू क्यू, b मैग्नेटिक फील्ड और q चार्ज पार्टिकल। अब क्या होता है, जब हम चार्ज पार्टिकल और पोटेंशियल की बात करें तो ये भी काइनेटिक एनर्जी देता है, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, और W जो होता है वो एनर्जी के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि K का भी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। तो फाइनली एक और फार्मूला आता है 2 इंटू क्यू वी किसके जगह पे आया है, K के जगह पे, और इंटू m/bq। यह टोटल क्या हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हो गया। कौन से रेडियस का, जिस सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। कब मूव किया है, जब चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, मूविंग चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिया गया था। जैसे ही परपेंडिकुलर अगर हम फेंकते हैं तो वह क्या होता है, फिर सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अब आगे क्या होगा कि जब भी कोई मूविंग पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है
तो उसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या चीज़ होता है, तो वन सर्किल कंप्लीट करने में, वन साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसका रेडियस r है सर्कुलर पाथ का। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कि जिस वेलोसिटी से यह पार्टिकल मूव कर रहा है और कितने पाथ को ये फॉलो करेगा, तो 2πr, क्योंकि एक सर्किल का जो डिस्टेंस होता है एक कंप्लीट साइकिल का, वह किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो हम लिख सकते हैं कि जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा होगा वो 2πr, मतलब एक साइकिल का डिस्टेंस बाय उसका स्पीड, तो क्या हो गया, v हो गया। अब देखो r, तो r का वैल्यू अभी निकाले हैं, mv/bq, तो 2π इंटू r के जगह पे mv/bq पुट किए, अब बाई v आया। अब v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2πm/b इंटू क्यू। तो टाइम पीरियड क्या आया मुझे, 2πm/bq। यह क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब बात आता है एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वह क्या होगा इस मूविंग चार्ज पार्टिकल का। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगल कितना चेंज होता है पर सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम में जो एंगल चेंज होता है उसी को हम लोग एंगुलर स्पीड कहते हैं। लीनियर स्पीड में क्या होता है कि जो डिस्टेंस चेंज होता है पर यूनिट टाइम में उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर स्पीड। लेकिन यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर स्पीड किसको बोलते हैं, पर यूनिट टाइम में जो भी एंगल चेंज करता है उस सेंटर पे। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अभी ए से शुरू किया और 1 सेकेंड के बाद वो अगर इतना इस पॉइंट पहुंच गया, ए से लेकर के पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो इसका जो एंगल होगा थीटा, ये जो एंगल होगा थीटा, तो थीटा बाई टाइम जो भी लगा होगा वह एंगुलर स्पीड कहलाएगा। तो हम लोग अगर टोटल टाइम की बात करें तो वह तो टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक साइकिल घूमने में सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, और 360 को हम लोग 2π बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। अब 2π/t होता है तो टाइम पीरियड मुझे पहले से पता है 2πm/bq। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर 2π/t के जगह पे 2πm इंटू bq करते तो 2π से 2π तो कैंसिल हो जाता। तो फाइनली क्या आता, ओमेगा इक्वल टू bq/m होता है। ये क्या आता, ओमेगा, यही चीज़ है bq/m। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आया, bq/m, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। अब बात आता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो एक साइकिल कंप्लीट करने में 10 सेकेंड लगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में 10 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 1/10। अब यही अगर टाइम पीरियड काफ़ी छोटा होता, टाइम पीरियड क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। जैसे अगर मान लिया जाए, कहा जाए कि टाइम पीरियड किसी सर्कुलर पाथ का 0.5 सेकेंड है। 0.5 सेकेंड कहने का मतलब होता है कि हाफ सेकेंड में वह पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो 2 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या 1/t के बराबर होता है। टाइम पीरियड का जस्ट इन्वर्स होता है। जैसे मान लो 1/0.5 किए, क्यों किए, क्योंकि 0.5 सेकेंड में वह एक साइकिल कंप्लीट करता था। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 1/0.5, पॉइंट को हटाओ 10, 5 2 10, यानी कि 2 आया। तो देखो 2 साइकिल कंप्लीट किया ना 1 सेकेंड में। वैसे ही निकालना है, तुम किसी का भी निकाल सकते हो। तो फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/t। अब जो भी टाइम पीरियड का फार्मूला है हमें उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जैसे ही इन्वर्स करते हो तो bq/2πm, यह क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब नोट करने वाली बात क्या है कि t, f एंड ओमेगा, t टाइम पीरियड, ओमेगा bq/m और f फ्रीक्वेंसी bq/2πm, इस तीनों फार्मूला में कहीं भी वेलोसिटी की बात नहीं हुई है। मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ v वाइल द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर हम रेडियस की बात करते हैं, देखो 2r है ना, r की जगह पे mv/bq लिखे हैं, तो v क्या है, वेलोसिटी है। तो रेडियस के फॉर्मूला में v आता है, मतलब रेडियस जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, एंगुलर स्पीड, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। किससे, वेलोसिटी से, कि चार्ज पार्टिकल को किस वेलोसिटी से उस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है।
अब हम बात करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल को ना तो 0 डिग्री पे फेंका जाए, ना 180 डिग्री पे फेंका जाए, और ना तो 90 डिग्री पे फेंका जाए, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, 180 डिग्री पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, और 90 डिग्री पे क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अगर इस तीनों एंगल को छोड़ करके किसी भी दूसरे एंगल पे, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऐसे केस में जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। हेलिकल कहने का मतलब होता है कि सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए वह आगे की तरफ भी बढ़ जाता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग को अगर तुम राउंड करते हो तो तुम थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हो, फिर अगर दूसरी बार राउंड करते हो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो। जैसे मान लो एक नट बोल्ट को अगर हम लोग कसते हैं, टाइट करते हैं या फिर उसे लूज करते हैं, तो क्या करते हैं, हम हमेशा उसे राउंड शेप में मूव कराते हैं। एक राउंड करने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा आगे भी शिफ्ट होता है, फिर एक राउंड मूव करता है, फिर आगे शिफ्ट होता है। तो यह जो पाथ होगा यह क्या होगा, हेलिकल पाथ होगा। तो ऐसे केस में हम लोग यह कब होता है, जब वेलोसिटी जो होगा चार्ज पार्टिकल का वह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, और वह एंगल अदर देन किसका, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, 270 को भी कंसीडर कर सकते हो, ये चारों को छोड़ करके। अब देखो, जब हम लोग थीटा को जैसे ही मान लेते हैं कि यह थीटा जो है वो अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब एक उसके अलोंग जिधर मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा वह क्या करता है, वह तो फोर्स लगने नहीं देता है अपने ऊपर, तो वह क्या करता है, उस चार्ज पार्टिकल को सीधा स्ट्रेट आगे की तरफ खींचेगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वह क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, जो रिजल्ट होगा, कंपोनेंट होगा, वह क्या करेगा, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस करेगा। अब देखो यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया कि दोनों टाइप का मोशन होगा, कि ये v cos थीटा जो प्रोडक्ट आया, v cos थीटा जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यह क्या करेगा, उसे स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, और v sin थीटा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के, वह क्या करेगा, उसे सर्कुलर पाथ पे फॉलो कराने का कोशिश करेगा। तो फाइनली क्या होता है, जो रिजल्टेंट जो पाथ बनता है वह क्या बनता है, सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए आगे बढ़ जाता है। तो यह क्या पाथ कहलाता है, हेलिकल पाथ कहलाता है या हेलिक्स कहलाता है। तो हम मान लिए कि यह मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से ये थीटा डिग्री पे क्या है, यह इसका वेलोसिटी है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q और मास m है वह v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है। अब इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। तो v cos थीटा जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और v sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होता है, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड गिव्स ए सर्कुलर पाथ एंड द कंपोनेंट पैरेलल टू फील्ड गिव्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ। द रिजल्टेंट पाथ इज हेलिक्स जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। द रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स पाथ इज, अब देखो रेडियस मतलब रेडियस कब बन रहा है, जब सर्कुलर पाथ पे आ रहा है। सर्कुलर पाथ पे कौन फोर्स लगा रहा है, मतलब किस वेलोसिटी के कारण लग रहा है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण, v cos थीटा। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई bq। तो v कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो m इंटू वी साइन थीटा बाई bq। उसी तरह द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड सो दे आर। अब देखो पहले ही बताए थे कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये तीनों जो है वह वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई m बाई बी क्यू रह जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बी क्यू बाई 2 पाई m रह जाएगा। मतलब इसमें किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आ रहा है। जब उसके एंगल को चेंज किया गया, चेंज क्या हुआ, तो उसका जो पाथ हुआ वो हेलिकल पाथ हो गया, मतलब वो सर्कुलर पाथ के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है। अब पिच इसी का निकालते हैं, पिच क्या होता है, तो जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए वह पार्टिकल आगे की ओर बढ़ता है, तो हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है। तो उसी सर्टेन डिस्टेंस को, जैसे मान लो कि अगर यहाँ से सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू किया, एक साइकिल कंप्लीट किया, फिर अगला एक साइकिल कंप्लीट किया, तो जब भी 2 साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है यह पिच कहलाता है। मतलब वह कितना आगे की ओर शिफ्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में कितना शिफ्ट हुआ एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद।
तो हर एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जितना वो शिफ्ट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही पिच कहलाता है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको तो टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/bq, ये पहले ही बता चुके हैं। तो क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पीरियड में उस स्ट्रेट लाइन का वेलोसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। हर एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको पिच बोलते हैं। तो पिच इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का वह कंपोनेंट जो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा होगा, क्योंकि उतनी ही देर में वो आगे भी बढ़ता है। तो v cos थीटा इंटू 2πm/bq होता है। तो फाइनली पिच इक्वल टू क्या हो गया? 2πmv cos थीटा बाई bq हो गया। अब देखो, द प्लेन ऑफ द सर्किल ऑफ द हेलिक्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सर्कुलर पाथ जो बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है पेन की डायरेक्शन में, तो जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक। और दूसरा क्या है? द एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, एक्सिस मतलब क्या होता है? वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो इधर होगा। तो जो एक्सिस होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, वह मैग्नेटिक फील्ड के एलॉन्ग होगा, जबकि सर्किल का जो प्लेन होगा, जिस प्लेन में वो सर्किल कंप्लीट हुआ होगा, वह प्लेन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? अब जरा ध्यान से देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या उसे किस फार्मूला से निकालते हैं, या उसे किसने दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का दो तरीका है, एक है बायोट-सावर्ट लॉ और दूसरा है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे क्या है कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट गिव्स बाय टू लॉ, बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ या फिर BSL लॉ, और दूसरा होता है एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ। तो इसमें सबसे पहले हम 1 बाय 1 दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ, BSL। अब इसमें क्या है? बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ में क्या होता है? देखो, ये एक करंट कैरिंग वायर है, इस एक वायर को ले लिए, इसमें एक छोटा सा हम लेंथ ले लिए DL क्या है? उस वायर का एक छोटा सा लेंथ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और DL का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन के एलॉन्ग होगा। और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वह पॉइंट क्या है? मेरे पास P है। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वह उस वायर से R डिस्टेंस है, जो कि उस करंट एलिमेंट के, मतलब जो हम DL लेंथ लिए हैं जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है, उससे थीटा एंगल को बना रहा है। तो इसका कहना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पॉइंट पे वह कैसे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ये जान लो कि बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ जो होता है वो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर थिन वायर्स ओनली। जो पतला वायर होता है उसके लिए ये अप्लीकेबल होता है। इट इज़ अप्लीकेबल फॉर बोथ हाई एंड लो सिमेट्री ऑफ करंट। अब यह दोनों टाइप के करंट के लिए लागू होता है। जैसे मान लो करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, या फिर करंट का वैल्यू काफ़ी कम है फिर भी निकाल सकते हैं। ये दोनों केस में लगता है। तो अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड DB, देखो अब स्मॉल लेंथ लिए हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट का वो भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल वैल्यू को DB लिखते हैं, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो DB लिखेंगे। तो क्या हो गया? एट ए पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ DL ऑफ ए वायर कैरी एक STD करंट I, मतलब एक छोटे से लेंथ DL के कारण जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को DB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले द वेक्टर DB इज परपेंडिकुलर टू बोथ DL इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द यूनिट वेक्टर R डायरेक्टेड फ्रॉम DL टू P। अब इसमें सबसे पहले ये जानना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? तो DL के। अब DL का डायरेक्शन क्या होता है? तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा जो भी डिस्टेंस लिए हैं उस वायर से उस पॉइंट का उसके भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और वह क्या हो गया? उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट की बात करते हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ DB इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम डी एल टू पी। अब जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस उस वायर से आर है, तो आर स्क्वायर का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट एंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल ऑफ द लेंथ एलिमेंट। अब देखो जो डी बी का जो वैल्यू होता है करंट का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का, वह जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। हम पहले भी बताए थे कि डी एल और आर के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा कंसीडर किए, तो उसका साइन ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फाइनली अगर हम सारे पॉइंट्स को एक जगह अगर कंसीडर करें तो क्या होता है, द एबव ऑब्जर्वेशंस आर समराइज्ड इन मैथमेटिकल फार्मूला इज नोन एज बायट-सावर्ट लॉ। और इसी सारे फार्मूला को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वह क्या कहलाता है, बायट-सावर्ट लॉ कहलाता है। यानी डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई बोले थे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी एल क्रॉस आर। अब डी एल क्रॉस आर है, जैसे ए क्रॉस बी, फैक्टर याद रहना चाहिए, ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है। तो डी एल क्रॉस आर है और नीचे आर स्क्वायर है। अब ए आर जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डी एल आर साइन थीटा होगा, जबकि आर का वैल्यू 1 होगा, मतलब डी एल साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है इसका एक वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल के फॉर्म में तो रहता नहीं है, कोई भी फार्मूला जो होता है वो इक्वल रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं। हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर, आर यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर, वेयर ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 और यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अब यहाँ बी आ गया, पहले से डी बी चल रहा था, मतलब स्मॉल वैल्यू को अगर टोटल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो हम इंटीग्रेशन कर दिए डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का। अब देखो यहीं पे आता है क्या, डी एल क्रॉस आर जो है तो आर का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो डी एल साइन थीटा बचेगा। तो क्या हो जाएगा, डी बी का जो मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देख लो यहाँ पे, अगर डी बी इज जीरो, डी बी जीरो कब होता है, सॉरी डी बी इज जीरो एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो तो मतलब जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसी वायर में किसी एक पॉइंट पे हम ले रहे हैं, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मेरा जो साइन थीटा वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वायर पे तो 0 हो जाएगा। और डी बी इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री। अगर मान लो ये एक वायर है और इससे ठीक 90 डिग्री के किसी एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग थंब वाले राइट हैंड थंब रूल का भी यूज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। जैसे मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है, तो जब इस प्लेन पे, जिस प्लेन पे ये करंट रखा हुआ है, वायर रखा हुआ है, इस प्लेन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, और इस एरिया में क्या होता है, जैसे इस एरिया में क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, और इस एरिया में क्या होगा, हाथ को पलटेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो जो पेपर के अंदर होता है उसे क्रॉस सर्किल से दिखाते हैं, क्रॉस एक सर्किल बना करके अंदर में क्रॉस रहता है, और जो प्लेन के ऊपर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, जो कि आउटवर्ड होता है, इनटू द प्लेन नहीं, ऑन टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर, तो उस चीज़ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट दे करके सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसके कारण निकालना है, करंट कैरिंग वायर के कारण, और वह फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। और इससे पहले क्या पढ़े थे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं, फेंकते हैं, तो उसके एंगल पे या उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका जो पाथ होगा
वो कैसा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लैप्लास लॉ, मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फिर से नया फार्मूला लगाएंगे, जैसे स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर होगा या सर्कुलर वायर होगा, सर्कुलर वायर के सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा या उसके एक्सियल पॉइंट पे, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज इतना पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।